हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम 3 4 5 महीना या 6 महीना पुराना एक वीडियो, मतलब ये हमारे स्टेशन के सीनियर सीसीटीसी सर हैं, तो इनके साथ एक बनाए थे। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था, लगभग 5 लाख के करीब उसका व्यू गया था। वो वीडियो बनाए थे, मतलब इन लोगों का सिलेक्शन वो 2019 वाला पोस्ट में हुआ था एनटीपीसी से। ये सीनियर सीसीटीसी बने हैं लेवल 5 के लिए। और इनका आँख का प्रॉब्लम था, इसलिए लेवल 6 में इनका नहीं हो पाया था, लेकिन रिजल्ट उसमें भी इनका था। तो उस समय एनटीपीसी का वैकेंसी नहीं आया था, आरपीएफ और टेक्नीशियन और एएलपी का वैकेंसी नहीं आया था, लेकिन चांस था कि आने वाला है। तो उस टाइम वीडियो बताए थे कि मतलब कैसे तैयारी करें, और ये अपना भी परिचय उस समय बताए थे कि मतलब आगे हम कैसे बढ़ रहे हैं और तैयारी को जारी रख रहे हैं, ताकि आने वाले जो वैकेंसी है उसमें भी सारे स्टूडेंट कैसे तैयारी करें। क्योंकि इनको देख के अगर मोटिवेशन मिलता है तो काफी अच्छा हमको भी लगता है। हम लोग भी तैयारी करते रहते हैं उस टाइम में, और अभी भी तो अब आ चुका है, तो उसका फॉर्म हम भर चुके हैं। तो मेनली एनटीपीसी के लिए बात करते हैं, क्योंकि एनटीपीसी के बारे में जानते हैं और उससे रिलेटेड अगर तैयारी करते हैं तो सभी का आपका फॉर्म है, उसके क्वालिटी के हिसाब से उसका आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब तैयारी करते हैं ग्रुप डी का तो एनटीपीसी का क्वेश्चन लेवल सेम नहीं होता है, थोड़ा अच्छा खासा आता है। तो इनसे जानते हैं पहले, और कैसे ये तैयारी किए थे उस टाइम भी बताए थे, लेकिन अब कैसे प्रिपरेशन करें कि मतलब हम स्कोरिंग अच्छा करें, और जो स्टूडेंट भी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में इनसे जानेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो तो आप ये बात बताइए, हमको उस समय भी बताए थे तो काफ़ी अच्छा लगा था कि मतलब बहुत सारे लोगों का उसमें कमेंट आया है कि एसएससी वाले ही लड़के ज़्यादा रेलवे के एनटीपीसी का जॉब ले रहे हैं। क्या यह बात में कितना सच्चाई है या गलत है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है। आपका बेसिक्स मजबूत रहना चाहिए, फाउंडेशन अच्छा रहना चाहिए। आप प्रॉपर अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। जैसे मैथ्स है तो मैथ्स का एक एक चीज़ आपका मजबूत होना चाहिए। आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। रीजनिंग है तो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जीके है, वो मैक्सिमम चीज़ें कवर होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एसएससी वाले ही करते हैं। हम्म। आपकी तैयारी बढ़िया होनी चाहिए। हाँ। लेकिन तो अभी तो एनटीपीसी का वैकेंसी आ गया है, आप भी देखे हो रहे हैं। तो हम लोग का तो अपना मेरा भी जोन सिकंदराबाद है, तो आपका भी जोन इधर ही है, क्योंकि सेक्शन इधर है। तो जोन है, तो हम लोग का अपना घर बिहार उत्तर भारत पड़ता है, तो काफ़ी दूर है। तो हम लोग भी उस फॉर्म को भरेंगे, आप भी भरे होइएगा। लेकिन जिसका जॉब अभी नहीं हुआ है, मानिए हम लोग का हुआ है, अगर इसमें नहीं भी होता है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। लेकिन जिसका नहीं हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब वो कैसे मैथ, रीजनिंग और जीके का तैयारी करें। पहले तो अगर बात करते हैं मैथ्स की तैयारी के लिए, तो कैमरा एक थोड़ा। एक चैप्टर वाइज अच्छे से आपको पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद मैक्सिमम जितना हो सके प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपकी आपकी चीज़ें क्लियर हो। उसके बाद अगर बात करते हैं रीजनिंग की, तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को समझे कि ये चीज़ कैसे हो रहा है। जब आप कैसे जान जाएंगे, क्यों जान जाएंगे, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो धीरे 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 आपका स्पीड भी बढ़ेगा। और जनरल कंपटीशन में आपका स्पीड बहुत मैटर करता है। काफी अच्छा मैटर करता है, और क्योंकि यह स्पीड आपका तभी आ पाएगा जब आपको उस चीज़ का नॉलेज हो। अगर आपके पास नॉलेज हो तो स्पीड आ जाता है, थोड़ा समय लगता है। और प्रैक्टिस का मतलब कितना रोल होता है ये तैयारी करने में? प्रैक्टिस सेट का तो बहुत अहम रोल होता है। आपको डेली एक सेट अच्छे से मॉक लगाना चाहिए। और उस मॉक को लगाने के बाद ये नहीं कि लगाए, नंबर आया और देखे हो गया बस। मॉक लगाए, उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि किस किस पॉइंट्स पे हमने गलतियां की हैं और कहाँ पे हमको और सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये टॉपिक कमज़ोर है तो उस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और जो लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा मजबूत है तो उस पर थोड़ा समय कम दीजिए, लेकिन उसको भी कंटिन्यू अच्छे से रखिए। लेकिन अभी तो आप भी देख रहे हैं वैकेंसी आपको लगातार आ रहा है रेलवे का वैकेंसी में। पहले देखिए ये आपको आरपीएफ का वैकेंसी का भरा गया, फिर उसके बाद एएलपी हो गया, फिर टेक्नीशियन हो गया, अभी एनटीपीसी का फॉर्म चल रहा है, इसके नेक्स्ट में ग्रुप डी का आएगा। तो लगातार कंटिन्यू वैकेंसी हो गया इधर। ठीक है, मानते हैं पहले कम सीट था, थोड़ा बढ़ा है, लेकिन कंटिन्यू इतना है कि मतलब सबका सिलेबस तो कैसे रहता है, लगभग सिलेबस सेम। सबका सेम ही, सबका लगभग सेम ही रहता है। मैथ्स, रीजनिंग और जीके ही रहता है, और कुछ इंग्लिश वगैरह तो इसमें पूछता नहीं है। ना। तो मैथ ही इंग्लिश और जीके है।
मैथ्स पे जितना हो सके कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए और डेली ट्राई कीजिए कि 100 क्वेश्चंस बनाएं। रीजनिंग पे ट्राई कीजिए कि एक टॉपिक क्लियर करें, उस पर जितना से ज़्यादा हो सकता है कि क्वेश्चंस बनाइए। जीके में है, पहले उसका बेसिक किसी एक बुक से पढ़िए, चाहे वो एनसीईआरटी हो या किसी अदर पब्लिकेशन का, उसका पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तब प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक लगाइए। डायरेक्ट मॉक लगाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होगा। करंट अफेयर्स का कितना रोल होता है, मतलब ये सब एग्जाम जो देते हैं उसमें करंट अफेयर्स का क्या रोल आता है, मतलब वो स्कोरिंग कैसे बढ़ाता है? करंट अफेयर्स भी बहुत मायने रखता है, लेकिन करंट अफेयर्स का कभी कभी क्या है कि करंट अफेयर्स तो होना चाहिए 6 महीने का, साल भर का, कभी कभी 2-2 साल पुराना भी करंट अफेयर्स पूछ देता है, तो उसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करके जाइए। हम्म। अच्छा, अभी तो फर्स्ट में सीबीटी वन होगा, किसी भी एग्जाम का सीबीटी वन होगा, तो सीबीटी वन में कितना स्कोरिंग अगर कोई स्टूडेंट कर लेता है तो मतलब उसका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट से मेरिट बनता है या सेकंड से बनता है? मेरिट तो सेकंड से ही बनेगा, लेकिन फर्स्ट क्वालिफाइंग होता है, उसको भी हाँ। पास करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई एक आंकड़ा नहीं दे सकता है कि इतना मार्क्स लाइए और इतने पे आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जितना आप कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके, और इसमें आपकी जितनी अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन सीबीटी वन और सीबीटी टू में मतलब कुछ समय का भी तो फासला होता है, मतलब कुछ समय मिलता है पढ़ने के लिए। सीबीटी वन का एग्जाम हुआ तो काफी शिफ्टों में एग्जाम होता है। हाँ, एग्जाम होने में, उसका रिजल्ट देने में, फिर से CBT2 कराने में समय तो लगता है, 4-5 महीना 6 महीने का समय लगता है। आपको अच्छा खासा गैप मिलेगा, आप और आपका CBT1 हो जाएगा तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप और मजबूती से तैयारी कर सकते हैं। तो फिर उसके 5-6 महीने बाद सीबीटी टू होने का चांस रहता है। इतना तो 4-5 महीने का समय तो आराम से मिल जाना चाहिए। अच्छा, तो सीबीटी वन के बारे में बोल रहे हैं कि मतलब ये आंकड़ा नहीं दे सकते हैं, मतलब कितना पे मतलब इसको वो तो पासिंग डिपेंड करता है कि कितना लोगों ने फॉर्म भरा है और कितने लोगों ने मार्क्स लाया है, क्या उस पर डिपेंड करता है। कोई एक एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं दे सकता है कि इतना नंबर लाइए। बस कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा नंबर आए। जोन का फासला भी बहुत इसमें खतरनाक होता है, मैं तो सुने हैं। हाँ, डिपेंड करता है, जोन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जनरल कंपटीशन और सरकारी नौकरी का थोड़ा वैल्यू हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, इसलिए उधर के लोग ज़्यादा चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। तो उधर के जोन में जैसे पटना जोन हुआ, गोरखपुर हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, रांची हुआ, कोलकाता हुआ। इन सब जोन्स में थोड़ा सा ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं और ज़्यादा लोग तैयारी करते हैं, इसलिए उधर का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। और जैसे साउथ का जोन हुआ, हाँ। इधर साउथ में थोड़ा सरकारी नौकरी का उतना क्रेज नहीं है जितना हमारे तरफ है, इसलिए इधर का थोड़ा सा वो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 2-3 नंबर 4 नंबर का लेकिन ये जो एनटीपीसी का भी फॉर्म आया है, तो जैसे हम लोग का ग्रुप डी में 2019 में भी सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम में जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ वो भी फॉर्म भरेंगे, अगर वो बिहार वाले हैं तो अपने तरफ में भी भरेंगे, तो अभी तो लगता है कि उधर तरफ में ज्यादा ये होगा। तो हर कोई चाहता है कि जैसे हम से इतना दूर है तो हर कोई चाहता है कि हम घर के पास नौकरी करें, थोड़ा उनके लिए आसान होता है। तो जो लोग दूर हैं वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग अपने घर के पास फॉर्म भरें और वहाँ पे ही नौकरी लें। जो जिनके पास नौकरी नहीं है वो लोग तो चाहेंगे ही कि उनको भी अच्छा एक नौकरी मिले। और जीके के बारे में जो आप बताए हैं, क्या जीके का इतना बड़ा समुद्र है कि पता ही नहीं चलता है किधर से क्वेश्चन आया, तो इसके लिए आप बता रहे हैं पहले बेसिक, तो बहुत सारे सर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं या पेड कोर्स है उन लोगों आज का? के डेट में तो कंटेंट पूरा भरा पड़ा है यूट्यूब पे भी, बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए। और आपके पास सबसे पहले है कि आपका जो एनसीईआरटी है 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक, उसको बढ़िया से पढ़ जाइए, या उसका एनसीईआरटी का सार संग्रह आता है पूरा, हर एक 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक एनसीईआरटी का निचोड़, वो कहीं से अगर आपको वो बुक मिले तो वो लेके पढ़िए, तो आपको पूरा आइडिया, अगर पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो आप उसको लेके अच्छे से कवर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एनसीईआरटी के बारे में बता रहे हैं, तो एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज रहता है वो लैंग्वेज लोकल अदर बुक के लैंग्वेज से थोड़ा ये नहीं रहता है, भारी टाइप का नहीं लगता है, हार्ड लगता है उसका लैंग्वेज, और अदर बुक से उसी पे थोड़ा सा एनसीईआरटी किसी चीज को कंसाइज वे में क्लियर करता है, बहुत ज्यादा बृहद मतलब पूरा उदाहरण से या पूरा अच्छे से क्लियर समझाता है, थोड़ा कंसाइज वे में समझाता है, चीज़ों को ठोस बनाता है। लेकिन अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उतना बार कोशिश करें पढ़ने के लिए, अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। और मैथ का प्रैक्टिस के बारे में कुछ बता दीजिए। मैथ्स के लिए अगर आप पहले कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी
नाइन्थ का, 10th का, 8th क्लास का एनसीईआरटी अच्छे से बना लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपके पास लगता है कि और अभी ज़्यादा समय है तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, जैसे राकेश यादव सर की बुक्स आती हैं और भी बहुत अच्छे मतलब अच्छे हाँ, बहुत टीचर्स हैं, उनकी आदित्य रंजन किताब सर आती का हैं। है और वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस गगन करने प्रसाद के सर लिए का है। मैथ्स में मेनली प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन मार्केट में बहुत है, कहीं से भी मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन लीजिए, बहुत से बहुत क्वेश्चंस को जितना मतलब ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, आप लोग का जब नौकरी लग गया, जब ट्रेनिंग में आए, तो उसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट आए होंगे, अलग अलग जगह से आए होंगे, तो उसमें ये पता चलता होगा इसमें ज्यादा रेलवे वाले हैं तैयारी करने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले, या एसएससी बैंकिंग, किस टाइप के स्टूडेंट ज्यादा मिल रहे थे? थोड़ा जैसे कि पिछली बार क्या हुआ कि हमेशा से रेलवे का एक रहा है कि मैथ अच्छा लेवल में नहीं आता था और जीके पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो पीछे से पहले के जो लोग थे वो उनका माइंड मेकअप था कि मैथ्स और रीजनिंग वैसे ही आएगा, तो थोड़ा सा जो प्रॉपर रेलवे के लिए करते थे कि नहीं हमको बस रेलवे का ही करना है, उनको थोड़ा सा इसके कारण घाटा हुआ था। लेकिन जो अच्छे से कंसेप्ट पे काम किया, वो चाहे रेलवे का तैयारी करो, एसएससी का, किसी भी चीज़ का करो, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो अच्छे से। अच्छा लेवल का बनाना चाहिए, अच्छा मैथ और लेवल रीजनिंग नहीं, आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन को। मैक्सिमम को कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन बना ले पर डे। पहले आप कोशिश कीजिए कि चैप्टर वाइज बनाइए, उसके बाद फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाइए और डेली एक मॉक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सप्ताह में मतलब अगर होता है कि जैसे आज शाम को बनाए, टाइम नहीं मिल पाए, फिर लेकिन कल उसको पढ़ना भी तो होगा जो बनाए, फिर अगला दिन हाँ, उसका और रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए। आप 7-8 घंटे 9 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं अगर अच्छे से तैयारी कर ले तो। मॉक लगाने में मैक्सिमम आप 2 घंटा समय दीजिए, 2 घंटा 3 घंटा। मैथ्स लगाइए 2-3 घंटा। रीजनिंग पढ़िए 1-2 घंटा। रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होता है, रीजनिंग पे अगर 2 घंटा भी समय दिए तो बहुत काफ़ी है। जीके में थोड़ा समय लगता है क्योंकि वो लर्निंग चीज़ें होती हैं, उसको याद करना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है। मैथ्स में प्रैक्टिस पे है फोकस, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए और जीके में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए ताकि चीज़ें याद रहें। लेकिन वो पढ़ते समय नोट्स भी बनाना ठीक रहता है, हाँ, क्योंकि हम लोग किसी किसी का आदत होता है नोट्स बनाने का, किसी का आदत होता है नोट्स नहीं बनाने का, कोई अंडरलाइन करके भी। जैसे आप कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हो। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो किताब में अंडरलाइन करके फिर दूसरी बार में उसको रिवीजन कीजिए, जहाँ जहाँ चीज़ें समझ में नहीं आती है वहाँ पे। और CBT 1 और CBT 2 दोनों का मतलब जो क्वेश्चन लेवल रहता है, अगर ये 1 पास कर लेते हैं तो CBT 2 का प्रिपरेशन इसी लेवल से थोड़ा सा हाई से करना होगा। लेवल सेम ही होता है, थोड़ा ये होता है कि अब जो जैसे मान लीजिए कि 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, हाँ। उस CBT 1 में 4 लाख 5 लाख लोग क्वालिफाई करते हैं। हाँ। तो उस 50 लाख में से 5 लाख लोग निकल के आए हैं तो वो रिफाइंड लोग होते हैं। हाँ। हाँ। उनकी तैयारी अच्छी होती है तो फाइट तगड़ी होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि लेवल ज्यादा हो, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। फिर उसके बाद में आगे का प्रक्रिया तो फिर बाद में होगा, लेकिन पहले जो फोकस होगा अपना तैयारी पर करें और बेसिकली अच्छा से। तैयारी करने के लिए सबसे यही है कि आप हर चीज़ों को बारीकी से पढ़िए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और पीछे की चीज़ों, यानी नई चीज़ें पढ़ते जाएं और पीछे की चीज़ों को छोड़ते जाएं तो वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है। आपको जितना फोकस कीजिए कि रिवीजन कर सके पीछे की चीज़ों को। एक बार जो चीज़ें पढ़ लिए उसको छोड़िए नहीं, नहीं, बार बार उन चीज़ों को रिमाइंड करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैंने बेसिक मैथ, रीजनिंग और करंट, और कितना लगभग टाइमिंग का ये देना चाहिए, मतलब करंट पर करंट देख रहे हैं रोज सुबह में टीचर लोग 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा 2-2 घंटा करंट ही पढ़ाते हैं, तो लेकिन उसके साथ मिक्स जीके भी और आपको साइंस भी बताते हैं, इन्वायरमेंट भी बताते हैं बहुत सारे। जैसे गौरव सर का क्लास देखे हुए यूट्यूब पर, जो उत्कर्ष का सेवा है, वो 1-2 घंटा पढ़ाते हैं, तो केवल जीके नहीं पढ़ाते हैं, करंट नहीं पढ़ाते हैं, उसके साथ और सब्जेक्ट भी ऐड करके पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का पर डे का व्यू लगभग 4 लाख 5 लाख, एक दिन का वीडियो का व्यू आता है। इसका किधर मजबूती है। अब जो ऑलरेडी मैथ्स में काफ़ी अच्छा है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि मैथ में थोड़ा कम समय देके रीजनिंग में जीके में जो पोर्शन आपका कमजोर है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। और जो चीज़ें आपकी मजबूत है, जो टॉपिक्स आपके मजबूत हैं, मैथ अगर मजबूत है मैथ पे कम समय देके जीके पे रीजनिंग पे वो समय दीजिए। अगर आपका जीके लग रहा है कि हमारा जीके बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैथ्स और रीजनिंग कमजोर है तो मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जीके पे थोड़ा टाइम कम कर दीजिए। आपकी जो चीज़ें मजबूत है उस पर थोड़ा समय कम करके जो चीज़ें कमजोर है उस पर ज़्यादा मेकअप कीजिए।
बाकी लेकिन पर डे सेट बनाना है। हाँ, सेट लगाने से फायदा क्या होता है कि एक तो आपको एग्जाम का माहौल मिलता है, एक वो प्रेशर को हैंडल करने का आता है कि हम उस एग्जाम में जब बैठेंगे तो उस चीज वो प्रेशर, एग्जाम वाले प्रेशर को घर पे फील करना कि एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो वो वाला प्रेशर को कैसे हम एग्जाम में हैंडल करेंगे। तो अगर आप डेली मॉक लगाते हैं तो उस चीज का फायदा आपको एग्जाम में होता है, आपको समय का फायदा होता है कि आप माइंड मेकअप करके चलते हैं कि ये क्वेश्चंस को, इतने क्वेश्चंस को हमको इतने समय में कंप्लीट कर जाना है। और ग्रुप में जो बहुत सारे ग्रुप में भी पढ़ाई होता है, सेट प्रैक्टिस होता है, तो उसमें भी क्या इफेक्ट पड़ता है? उसका भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ग्रुप का तो बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है। अगर आप ग्रुप में 4-5 लोग साथ में पढ़ते हैं तो उससे फायदा ये होता है कि 4-5 लोगों में सब एक जैसे तो होते नहीं नहीं हैं। नहीं। किसी का किसी दूसरे सब्जेक्ट पे अच्छा पकड़ है, किसी का कोई कमजोर है, किसी का दूसरा सब्जेक्ट अच्छा है। हाँ। तो जिसका जो चीज़ों में वो कमजोर है, वो सामने वाले से डिस्कस करके वो चीज़ें क्लियर करके वो उस चीज़ों को सीख सकता है। जिसका अगर कोई चीज़ मजबूत है तो वो सामने वाले को वो चीज़ें बढ़ा के सब आपस में मिलके थोड़ा सबको फायदा होता है उससे। लेकिन बाकी ये CBT 1 का जो है, इसमें सब में फोकस है। प्रत्येक दिन टाइमिंग क्या इतना रखना चाहिए पढ़ने का? ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़िए, 7 घंटा 8 घंटा अच्छा है, 8 घंटा रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 12 घंटा 15 घंटा, 2 दिन पढ़ लिए 15 घंटा, तीसरे दिन से आपका वो चीज मेंटेन नहीं कर रहा है। आप 8 घंटा ही पढ़िए, 9 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली उस चीज को मेंटेन करके रखिए। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा अच्छा बात बताए। और आगे फिर देखते हैं इस वीडियो में क्या कमेंट आता है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं तो फिर उसके बारे में चर्चा की जाएगा। लेकिन अभी जो NTPC का वैकेंसी आया है उसके हिसाब से तो काफी अच्छा बताए हैं। अगर और कुछ हो तो लास्ट लास्ट तक बता सकते हैं। सबको शुभकामनाएं है, बढ़िया से तैयारी कीजिए और सब लोग सिलेक्शन लीजिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।